सो देर वॉज अ डाउन ट्रेंड इन द मार्केट एंड लास्ट वीक अगर आप देखोगे तो लास्ट वीक में एक थोड़ा अपसाइड प्रेशर क्रिएट हुआ और काफ़ी दिन से मार्केट अपसाइड जा रहा है एंड काफ़ी अच्छा प्रेडिक्शन लोग अभी कर रहे हैं फिलहाल कि इट विल बी रीचिंग एट ऑल टाइम हाई. देर आर लॉट ऑफ स्टॉक्स विच हैव गिवन गुड रिटर्न्स. तो मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था इंडेक्स के पीछे भागो मत, निफ्टी बैंक निफ्टी के पीछे ज़्यादा मत भागो, स्टॉक्स पे फोकस करो, स्टॉक्स पे फोकस करो. मैं इसीलिए आपको स्टॉक्स पे फोकस करने कह रहा था बिकॉज मोस्ट ऑफ द स्टॉक्स ऑफ द मिड कैप एंड स्मॉल कैप हैव गिवन 50 to 70% ऑफ द रिटर्न्स. 50 से 70% रिटर्न्स दिया है. टाटा मोटर्स के बारे में भी डिस्कस करेंगे बिकॉज टाटा मोटर्स एक ऐसा स्टॉक है बहुत लोगों ने एंट्री कर लिया और बाद में वो साइडवेज हो गया, लेकिन अभी चलने का टाइम आ चुका है टाटा मोटर्स का. चार्ट्स के ऊपर डिस्कस करेंगे टाटा मोटर्स क्या लग रहा है, बाकी के स्टॉक्स क्या लग रहे हैं एंड ओवरऑल एक इंडेक्स में हमारा व्यू क्या होना चाहिए आने वाले वीक के लिए. दैट ऑल्सो विल बी डिस्कसिंग बिकॉज समथिंग वी नीड टू फोकस ऑन and accordingly if you are a new player in the market, you have just started trading in the market, do not jump into options में jump मत करो, स्क्रीनशॉट के ऊपर बिलीव मत करो बिकॉज आपने देखा होगा आजकल सबको एक्सपोज करने का चल रहा है और बेसिकली जितने भी बड़े बड़े लोग जो बड़े बड़े स्क्रीनशॉट्स दिखाते थे कि किस तरीके से स्क्रीनशॉट्स एडिट होते हैं वो भी पता है. इसलिए मैंने आपको पहले भी कहा था कि डू नॉट बिलीव ऑन स्क्रीनशॉट्स, डू नॉट बिलीव ऑन दी प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ एनीवन. प्रॉफिट पे बिलीव करना ही नहीं, उस दूसरे का प्रॉफिट देख के हमको क्या होने वाला है. हमको सिर्फ एनालिसिस पे बिलीव करना है, हमें हमारे फंड्स के बेसिस पे ट्रेड करना है एंड अकॉर्डिंगली हमारे सेटअप के ऊपर हमको ट्रेड करना है. 10 सेटअप को फॉलो करेंगे तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे और 10 जगह से इन्फॉर्मेशन लेंगे तो भी आप कंफ्यूज हो जाएंगे. मैं ऐसा नहीं कहता हूँ कि मैंने जो सिखाया है वही आप फॉलो करें, आप किसी को भी फॉलो करें लेकिन एक चीज़ को पकड़ के रखें, उसी चीज़ को फॉलो करते रहे और उसी चीज़ को फॉलो करेंगे तो काफ़ी अच्छा खासा एक्यूरेसी आपका आ जाएगा एंड यू विल बी गेटिंग गुड रिटर्न्स from the market because market is depending upon the probability. There are lot of stocks which have given lot of good momentum in the market. अच्छा खासा momentum हमको मार्केट में मिला है काफ़ी सारे स्टॉक्स में. अभी इंडेक्स के बारे में भी डिस्कशन करते हैं. तुरंत स्क्रीन शेयर करता हूँ, जस्ट आपका कंफर्मेशन मुझे दे दो एक बार कि स्क्रीन विजिबल है या नहीं. स्क्रीन विजिबल? Yes, sir. Visible. सो देखो अभी आई हैव डिस्प्लेड अ चार्ट ऑफ निफ्टी. ठीक है, निफ्टी पे हम लोग थोड़ा डिस्कशन करेंगे. देखो क्या हुआ था, ये जो रैली थी ना, रैली ये यहां से शुरू हुई है. दिस वॉज द बेस, यहां से रैली शुरू हुई, यहां तक गया टॉप. एक 20,000 के आसपास का टॉप था हमारा जो ऑल टाइम हाई टूटा. ऑल टाइम हाई टूटने के बाद बहुत लोगों ने प्रेडिक्शन किया निफ्टी अभी 23,000 जाएगा, निफ्टी 22,000 जाएगा. देखो मार्केट जब भी ऊपर जाता है तब कंटिन्यूसली कभी भी मार्केट ऊपर नहीं जा पाता है. तो देर आर लॉट ऑफ रेजिस्टेंसेस विच आर कमिंग इन बिटवीन. लेकिन मार्केट जब भी नीचे आता है तब मार्केट काफ़ी तेज़ी से नीचे आता है, ये आप सभी को पता होगा. इसके लिए हमेशा जो ऑप्शंस में ट्रेड करते हैं वो पुट साइड में ज़्यादा प्रॉफिट कमाते हैं कंपेयर टू कॉल साइड. अगर हम इस पूरे चार्ट्स को देखें तो ये मैंने 3 मूविंग एवरेजेस लगाए हैं. एक मूविंग एवरेज है 9 का, एक मूविंग एवरेज है 22 का और एक मूविंग एवरेज है 200 का जो सबसे नीचे है. 200 मूविंग एवरेज मतलब वो जो बेसिकली लॉन्ग टर्म बेसिस पे ट्रेडिंग करते हैं उनके लिए होता है. बाकी EMA 9 और EMA 20 या 22 दो में से कुछ भी लगा सकते हो आप. ये शॉर्ट टर्म मोमेंटम के लिए होता है. तो अगर हम निफ्टी की बात करें तो निफ्टी देखो जब से ये अप ट्रेंड स्टार्ट हुआ था इधर एक क्रॉसओवर भी हुआ, सारे मूविंग एवरेजेस के ऊपर निफ्टी गया. फिर यहाँ से एक भी बार निफ्टी ने 20 पीरियड के मूविंग एवरेज के नीचे क्लोजिंग नहीं दिया. मैंने लास्ट टाइम भी आपको बताया था 20 पीरियड के मूविंग एवरेज के आसपास आता है सपोर्ट लेता है, 20 पीरियड के मूविंग एवरेज के आसपास आता है सपोर्ट लेता है. सिमिलरली 20 पीरियड का मूविंग एवरेज इसने फर्स्ट टाइम तोड़ा इधर. अगर हम यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे एक
एक डाउन ट्रेंड शुरू हुआ, ठीक है, डाउन ट्रेंड शुरू हुआ, लेकिन एक डाउन ट्रेंड शुरू होने के बाद भी एक ये इंपॉर्टेंट जो ये बेस बनाया था, दिस इज द बेस, ये जो बेस बनाया आप देखो, जैसे ही निफ्टी इसके नीचे जाता है वापस ऊपर लाता है। और अगर हम इसको थोड़ा लॉन्गर टाइम फ्रेम पे देखें, मैं और एक चीज़ आपको बताता हूँ, देखो लॉन्गर टाइम फ्रेम पे मतलब वीकली चार्ट्स पे अगर मैं इसको जाऊँ, तो अगर वीकली चार्ट्स पे अगर आप देखो तो कंटिन्यूसली 5 वीक से, एक वीक, सेकेंड वीक, थर्ड वीक, फोर्थ वीक, फिफ्थ वीक, कंटिन्यूसली 5 वीक से निफ्टी वॉज मेकिंग रेड कैंडल्स, मतलब निफ्टी का क्लोजिंग 5 वीक से कंटिन्यूसली नीचे के लेवल पे दे रहा था। प्रीवियस लो के नीचे इसने क्लोज दिया, उसके नीचे इसने क्लोज दिया, उसके नीचे इसने क्लोज दिया, उसके नीचे इसने क्लोज दिया, एंड अकॉर्डिंगली जब 5 वीक उसने अगर नीचे क्लोजिंग दिया है तो ऑब्वियसली 6th वीक में बाइंग प्रेशर क्रिएट होना ही है। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, ऐसा इसलिए कह रहा हूँ कि नॉर्मली प्रीवियस जो वीकली चार्ट्स अगर आप स्टडी करोगे तो आपको ऐसा दिखेगा, कंटिन्यूस 5 वीक अगर निफ्टी गिरा है, बहुत रेयरली हुआ है, लेकिन कंटिन्यू 5 वीक अगर निफ्टी गिरा है, मतलब बैक से बैक रेड कैंडल बनाए है, तो ग्रीन कैंडल आने की प्रोबेबिलिटी बन जाती है, बिकॉज हमेशा मार्केट में कहते हैं ना ऐसे कि हिस्ट्री रिपीट इटसेल्फ, तो दैट इज वाई दिस कैन बी वन काइंड ऑफ एनालिसिस। तो अगले बार भी याद रखो इस तरीके से हो सकता है। हम थोड़ा डेली चार्ट के ऊपर जाके एनालिसिस करते हैं। तो अगर हम डेली चार्ट के ऊपर जाए तो डेली चार्ट के ऊपर अभी फिलहाल अगर आप देखो तो एक ये जो कैंडल था, ये कैंडल पे काफ़ी ज़्यादा बाइंग प्रेशर क्रिएट हुआ, एंड अकॉर्डिंगली यहाँ से जो बाइंग स्टार्ट हुई, उसके बाद इस अगर हम ओवरऑल ये ट्रेंड को देखें तो कंटिन्यूसली 1 2 3 4 5 6 कंटिन्यू 6 डेज से बाइंग है इसमें, 6 डेज से, और काफ़ी ज़्यादा वॉल्यूम भी देखो काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। और आज मैंने आपको FII का डेटा भी भेजा था, टेलीग्राम के जो चैनल है अपना, कम्युनिटी जो है उसमें मैंने आपके साथ FII का डेटा शेयर किया है। तो FII जो है फ्यूचर्स में दे आर बुलिश, एंड स्टॉक्स में उन्होंने थोड़ी सी सेलिंग की थी, लेकिन अकॉर्डिंगली आने वाले टाइम में हमको ये ऑल टाइम हाई देखने मिल सकता है। तो ये जो है वो ऑल टाइम हाई हमको आने वाले टाइम में देखने मिल सकता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि कल जाके बाय कर ले। अगर जो भी एक डिप मिलता है हमको, एक डिप अगर मिलेगा तो दैट विल बी बेस्ट बाइंग अपॉर्चुनिटी। फिलहाल निफ्टी को शॉर्ट ना करे, जब तक कोई साइन नहीं दिखता है चार्ट के ऊपर तब तक हमको शॉर्ट नहीं करना है। एक्चुअली अगर यहाँ से देखें तो ये एक जो कैंडल बना था, ये एक जो कैंडल है बड़ा सा कैंडल बना, इस कैंडल को एक वीक नहीं है नीचे, इसका मतलब इस दिन क्या हुआ होगा, इस दिन ओपन इज इक्वल टू लो बना होगा, ओपन जो है और लो जो है वो सेम होगा। ओपन अगर इक्वल टू लो बनता है तो उस टाइम पे बायर्स काफ़ी एग्रेसिव होते हैं, और बायर्स अगर एग्रेसिव होते हैं तो वो मार्केट को ऊपर लेके जाते हैं, एंड उसके बाद कंटिन्यूसली जो निफ्टी है ऊपर के ऊपर ही जा रहा है। इसलिए मैंने आपको ग्रुप में भी भेजा था कि निफ्टी को शॉर्ट मत करना कोई अभी फिलहाल, क्योंकि लिए बाइंग प्रेशर क्रिएट हो रहा है। तो अभी अगर देखें तो एक डिप मिलता है हमको, तो डिप मिलेगा तो हम निफ्टी को बाय करने के बारे में सोच सकते हैं, बिकॉज अगर आप ये जो एरिया देखें, ये एक रेजिस्टेंस है, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है, यहाँ पे इस एरिया में रेजिस्टेंस है एक। तो अगर इस रेजिस्टेंस से एक नीचे एक दिन अगर क्लोजिंग देता है इसके, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, दैट विल बी बाइंग अपॉर्चुनिटी, बिकॉज यहाँ से नीचे आके फिर ये ब्रेकआउट हो सकता है, और ये फिर एक उसका ऑल टाइम हाई जो है वो एक उसका रेजिस्टेंस बन सकता है। तो आने वाले वीक में या उसके आने वाले वीक में हमको ऑल टाइम हाई तो देखने मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन तुरंत आपको बाय नहीं करना है। तुरंत क्यों बाय नहीं करना है? तो रीज़न इज ऑलरेडी देखो कितने दिन से ऊपर ही क्लोजिंग दे रहा है, तो हमको एक डिप चाहिए, अभी डिप मिलेगा तो ही बाय करेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, ये रैली मिस हो जाएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन डिप चाहिए हमको, बिकॉज इफ़ यू सी दिस कंटिन्यूसली ऊपर जाता है, और आप अगर इधर बाय करोगे तो हम फिर रिस्क रिवॉर्ड रेशो जो हमारा मैच नहीं होगा। द रीज़न इज यहाँ पे एक देखो, यहाँ पे एक जो कैंडल बना था रेड कलर का, यहाँ पे कोई सेलर्स है, अभी भी सेलर्स खत्म नहीं हुए हैं, यहाँ पे कोई सेलर्स है, एंड सिमिलरली वहाँ से ही ये जो लेवल है ना, यहाँ से ही आप देखो एक थोड़ा सा सेलिंग प्रेशर आया और निफ्टी ने जाके नीचे क्लोजिंग कर दिया है। तो ओवरऑल उसके ऊपर अगर सस्टेन करता है तो फिर ऑल टाइम हाई हमको देखने निफ्टी में जो है वो मिल पाएगा आने वाले टाइम में। तो फिलहाल हमको सिर्फ क्या करना है, फिलहाल हमको अकॉर्डिंगली वेट एंड वॉच करना है, एंड कोई भी अगर डिप मिलता है तो डिप में हम
बाइंग के बारे में सोच सकते हैं निफ्टी को, बिकॉज ओवरऑल अभी ये जो ट्रेंड था नीचे का, ये ऊपर अभी ट्रेंड थोड़ा जा रहा है, यहाँ पे आया, थोड़ा नीचे आया, फिर ऊपर गया। अभी ऐसा हो सकता है कि यहाँ से सीधा ब्रेकआउट दे दे, फिर ब्रेकआउट दे के फिर इधर रीटेस्ट करे, रीटेस्ट करके ऊपर जाए, बिकॉज whenever this resistance will be taken off, this resistance will be act like a support। मैंने आपको सिखाया था जब एक रेजिस्टेंस टूटता है तब रेजिस्टेंस सपोर्ट का काम करता है, जिसको फिर प्राइस एक्शन ट्रेडर्स क्या कहते हैं, चेंज इन पोलैरिटी। तो इसको कहते हैं फिर चेंज इन पोलैरिटी। ठीक है, आई होप दिस मच इज क्लियर टू एवरीवन। सबको क्लियर है इतना? ठीक है, चलो निफ्टी का तो चार्ट हमने डिस्कस किया है। नाउ लेट अस मूव टूवर्ड्स बैंक निफ्टी। काफ़ी लोग बैंक निफ्टी ट्रेड करना पसंद करते हैं। उसके बाद मैं स्टॉक्स के ऊपर जाऊंगा, उसके बाद हम देखेंगे एक थोड़ा इंडेक्स का भी एनालिसिस कर लेते हैं। तो इफ़ यू सी बैंक निफ्टी, अभी ध्यान से देखना, ध्यान से देखना, पहले फिर से एक बार निफ्टी दिखाता हूँ। तो इफ़ यू सी द निफ्टी, निफ्टी में क्या हो रहा है, निफ्टी में ज़्यादा रूम नहीं है। अगर हम निफ्टी का देखें तो यहां से लेके, वो लाइंस को इग्नोर करो आप फिलहाल, ज्यादा रूम नहीं है ऊपर, मतलब ऑल टाइम हाई के आसपास ही निफ्टी फिलहाल है। लेकिन अगर हम बैंक निफ्टी को देखें, सो बैंक निफ्टी में, बैंक निफ्टी ने भी अभी फिलहाल रैली जस्ट स्टार्ट की है एंड बैंक निफ्टी में काफ़ी ज़्यादा रूम अवेलेबल है यहाँ पे। इफ़ यू सी दिस, दिस इज़ द ऑल टाइम हाई एंड इफ दिस इज़ द ऑल टाइम हाई, वी हैव अ लॉट ऑफ रूम ओवर हियर। यहाँ पे एक रेजिस्टेंस हमको देखने मिल सकता है, लेकिन ये एक रेंज अवेलेबल है बैंक निफ्टी के पास मूवमेंट करने के लिए। अगर मार्केट को निफ्टी को ब्रेकआउट देना है या निफ्टी को ऑल टाइम हाई के ऊपर ट्रेड करना है तो लीडिंग रोल लेना पड़ेगा। एंड लीडिंग रोल फिर कौन लेगा, लीडिंग रोल लेना चाहिए बैंक निफ्टी ने, बिकॉज हमेशा आपने ऐसे देखा होगा कि वेन एवर निफ्टी मूव्स इन वन डायरेक्शन, बैंक निफ्टी इफ इट इज नॉट सपोर्टिंग निफ्टी, देन मार्केट साइडवेज होता है और उस टाइम पे ऑप्शन बायर्स नॉर्मली लॉस करते हैं। सो मार्केट को मूव करने के लिए जो ये उसके रेस्पेक्टिव इंडाइसेस है, बैंक निफ्टी का मूवमेंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है अभी। तो आपको आने वाले टाइम में, आने वाले वीक में निफ्टी से ज़्यादा ध्यान बैंक निफ्टी पे देना है, बिकॉज बैंक निफ्टी में वी आर हैविंग इनफ रूम नाउ, बहुत ज़्यादा जगह दिख रही है। इसका मतलब अगर बैंक निफ्टी में मूवमेंट आई तो ऑब्वियसली बैंक निफ्टी की मूवमेंट निफ्टी को भी लीड करेगी और ऊपर से निफ्टी भी ऊपर जाएगा और बैंक निफ्टी उसके साथ साथ निफ्टी को भी ऊपर लेके जाएगा। एंड निफ्टी का जो ओवरऑल रेजिस्टेंस दिख रहा है 20,000 का, वो अभी काफ़ी नज़दीक है। लेकिन बैंक निफ्टी की अगर हम बात करें तो यहाँ से एक अगर ब्रेक होता है तो ओवरऑल उसका जो ऑल टाइम हाई है वो थोड़ा दूर है। दैट इज़ वाई वी विल बी मोर फोकसिंग ऑन बैंक निफ्टी इन द कमिंग वीक। तो बैंक निफ्टी पे आप फोकस करना, दोनों चार्ट्स के ऊपर फोकस करो, लेकिन मैं अगर किसी में ट्रेड करना पसंद करूंगा आने वाले वीक में तो दैट विल बी अबाउट बैंक निफ्टी। तो उसमें हम ट्रेड कर सकते हैं। दोज हु आर न्यू इन द मार्केट, दोज हु आर नॉट ट्रेडिंग इन द मार्केट, जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड इट एंड डू नॉट जंप डायरेक्टली इनटू ऑप्शंस। ऑप्शंस में डायरेक्टली जंप मत करो। ऑप्शंस इज अ हाई रिस्क गेम। उसमें अगर आप कूदते हो तो आपको प्रॉफिट होगा, उतने से ज़्यादा आपको लॉस भी होगा। और ऑप्शन बाइंग जो गेम है दैट इज़ अ गेम ऑफ प्रोबेबिलिटी एंड बहुत कम टाइम जीतने की प्रोबेबिलिटी बायर्स की है। तो इसलिए बहुत सोच समझ के ऑप्शन बाइंग में एंट्री लेनी पड़ती है। इसलिए ऑप्शन बाइंग में डायरेक्टली मत कूदो, आप पहले इक्विटी में ट्रेड करो। मैंने आपको पहले भी मैसेज किया था कि इक्विटी स्टॉक्स में अगर आप ट्रेड करते हो तो काफ़ी डिसेंट रिटर्न दिया है। तीसरा इंडेक्स के बारे में डिस्कस करेंगे, जिसके बारे में काफ़ी इंपॉर्टेंट है डिस्कस करना, बिकॉज लिटिल बिट वरीड आई एम अबाउट इट, एंड दैट इज निफ्टी मिड कैप, जिसमें बड़ा रैली आया है। देख लो रैली, देखो ये डर लग रहा है अभी मेरे को थोड़ा खुद को
बिकॉज ये जो रैली है ना, ये यहाँ से शुरू हुआ है, ये यहाँ से शुरू हुआ था रैली। और ये जो थोड़ा बहुत आप अगर जानते होंगे तो एक गोल्डन क्रॉसओवर भी हुआ 200 डेज मूविंग एवरेज के ऊपर। देखो यहाँ पे सब क्रॉसओवर होके सारे एवरेजेस के ऊपर प्राइस जो है वो ट्रेड करना स्टार्ट हो गया। एंड वन साइड रैली है, वन साइड मैक्सिमम 20 डेज मूविंग एवरेज पे सपोर्ट। देखो ऊपर गया, इधर आया, ऊपर गया, इधर आया, ऊपर गया, इधर आया, ऊपर गया, ऊपर ऊपर ऊपर, कंटिन्यू ऊपर जा रहा है, कंटिन्यू ऊपर जा रहा है। मतलब कम से कम देखो 31,000 का जो इंडेक्स था 40,700 के आसपास हो गया है। मिड कैप स्टॉक्स काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुके हैं अभी। तो मिड कैप स्टॉक्स अगर काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुके हैं, इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है, डू नॉट गेट कंफ्यूज, इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि आने वाले टाइम में क्रैश आएगा। लेकिन इसका ये तो बिल्कुल मतलब है कि अभी अगर मुझे कोई बोलेगा कि नए स्टॉक्स परचेस करो इन्वेस्टमेंट्स पर्पस के लिए, आई विल नॉट बाय, बिकॉज हमें काफ़ी ज़्यादा हाईएस्ट प्राइस पे बाय करने के बाद फंसने का काम बिल्कुल भी नहीं करना है। ठीक है, काफ़ी सिंपल है। देखो इसमें आप अगर ये देखो ना, ये एक ब्रेकआउट हुआ था, दिस वाज द ब्रेकआउट, ये एक रेंज थी इसकी मिड कैप की। देखो ब्रेकआउट हुआ, रीटेस्ट किया ऊपर, दिस वॉज द बेस्ट एंट्री। यहाँ पे आपको स्टॉक्स में एंट्री करनी चाहिए थी। जितने भी मिड कैप के स्टॉक्स है जो अभी काफ़ी 2-2 गुना 4-4 गुना भी दिख रहे हैं, कुछ स्टॉक्स में 100% रिटर्न है, कुछ स्टॉक में 50-70% रिटर्न है। दिस वॉज द पार्ट विच आई वॉज टेलिंग यू, कॉन्सेंट्रेट ऑन स्टॉक्स, कॉन्सेंट्रेट ऑन स्विंग ट्रेडिंग, दिस इज नॉट द मार्केट ऑफ डूइंग इंट्राडे। मैं आपको पहले भी बता रहा था कि ये इंट्राडे ट्रेड करने वाला मार्केट नहीं दिख रहा है, स्विंग में फोकस करो, स्विंग में फोकस करो। लेकिन लोग सुनते ही नहीं है, हर दिन वो सुबह आएंगे, कॉल पुट करते रहेंगे, लॉस करेंगे और चले जाएंगे। लेकिन जिसने स्विंग के ऊपर फोकस किया होगा, काफ़ी अच्छा खासा डिसेंट रिटर्न्स बना है। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं होता है कि इंट्राडे करने के बाद आपको प्रॉफिट नहीं होगा। इंट्राडे में बहुत ज़्यादा स्किल चाहिए, और बहुत ज़्यादा स्किल जिसके पास है उसके पास उतना टाइम भी चाहिए और उसके पास उतना पैसा भी चाहिए। पैसा अगर जाएगा तो फिर से पैसा डालने की कैपेबिलिटी चाहिए, वरना इंट्राडे करने के पीछे मत भागो, दैट विल नॉट हेल्प यू। तो क्या अभी हमारी अपॉर्चुनिटी चली गई है? बिल्कुल भी नहीं, अपॉर्चुनिटीज़ मार्केट में अवेलेबल होगी और आगे भी होगी। अब ये 40,000 का इंडेक्स क्या यहाँ से गिर जाएगा? वो मुझे खुद को भी पता नहीं है कि गिर जाएगा, कोई बता ही नहीं सकता आपको, और अगर कोई बता सकता है तो वो फिर भगवान होगा। Nobody can tell you this 40,000 index can go to 50,000 or it will fall from here, but this is not the fresh entry I believe, because risk reward ratio जो जिसके ऊपर मैं फोकस करता हूँ वो मैनेज नहीं हो पाएगा इधर इतना। अगर समझो आपने इधर टॉप पे ले लिया और इंडेक्स अगर 50,000 हो गया मिड कैप, तो काफ़ी अच्छा आपको प्रॉफिट हो जाएगा। और अगर आपने लेने के बाद ही इधर से अगर गिर गया, तो आप फिर वो प्राइस तक आने के लिए 1 साल 6 महीना कितना टाइम वेट करोगे, वो हम खुद को पता नहीं है और कोई बता भी नहीं पाएगा। इसलिए अभी इसमें कोई नए स्टॉक्स में एंट्री नहीं बनती है। अगर ज़्यादा की क्वांटिटी आप लेते हो, 10, 12, 15, 20, 50, 100 लेते हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसके बेस पे हम लोग एंट्री कर सकते हैं। सिमिलर केस है, सिमिलर केस आप अगर मिड कैप की बात करें, बिकॉज देखो पहले मिड कैप चलता है, स्मॉल कैप चलता है, तभी लार्ज कैप चलता है। तो अकॉर्डिंगली अगर हम मिड कैप की बात करें तो वो भी मैंने आपको दिखा दिया। अभी हम स्मॉल कैप देख लेते हैं। स्मॉल कैप में क्या लिख रहा है? जस्ट 1 सेकेंड। यस, देखो सेम, स्मॉल कैप में भी सेम है। आप यहाँ पे देखो, दिस इज द एरिया जहाँ पे हमको स्मॉल कैप स्टॉक्स को बाय करना चाहिए था। काफ़ी बड़ा सा कंसोलिडेशन फेस, कंसोलिडेशन के बाद यहाँ पे ब्रेकआउट। यहाँ पे अगर आप देखो तो यहाँ पे भी एक क्रॉसओवर हुआ था, यहाँ पे भी एंट्री कर सकते थे, और ज़्यादा एंट्री यहाँ पे बनती थी आफ्टर दी ब्रेकआउट। एंड उसके बाद देखो कंटिन्यू ऊपर ही जा रहा है, कंटिन्यू ऊपर ही जा रहा है। ये तो देखो ये रैली, देखो ये रैली। तो दैट मीन्स निफ्टी मिड कैप एंड निफ्टी स्मॉल कैप, ये मैंने इंडेक्स का एनालिसिस आपको बताया है। इसी के अंदर वो स्टॉक्स है जो आप सब ट्रेड करते हो। जितने भी स्टॉक्स हम डिस्कस करते हैं वो सारे इसी इंडाइसेस के बीच में है। तो अगर इंडेक्स इतना बढ़ चुका है तो ऑब्वियसली आप सोचना स्टॉक्स कितने बड़े होंगे।
पीएफसी देखो, हमने पीएफसी, मैंने 190 के ऊपर पीएफसी पकड़ा था, 190, और मेरे स्टूडेंट्स को भी मैंने बैच में बताया था 190 पे पीएफसी है, आरईसी है, किसी ने 200 पे एंट्री किया, किसी ने 205 पे एंट्री किया। आज डबल ट्रिपल हो चुका है, 300, आज कितना हो गया, 190 की अगर हम बात करें तो डबल तो हो ही गया, 180, 306 रुपया हो गया। और अगर 306 पीएफसी का स्टॉक है, आरईसी का स्टॉक है, अभी यूफोरिया क्रिएट होगा। अभी क्या होगा, अभी मार्केट में जो स्मॉल रिटेलर्स है जिन्होंने एंट्री नहीं की है, वो लोग अभी के प्राइस में एंट्री करेंगे और वहां से स्टॉक गिर जाएगा। तो ध्यान से ऐसे कभी भी यूफोरिया में एंट्री बिल्कुल भी नहीं करनी है। यूफोरिया में एंट्री करोगे तो क्या होगा, फंसने के चांसेस होते हैं। आज अपॉर्चुनिटी नहीं मिली, कोई प्रॉब्लम नहीं, अगले बार आएगी अपॉर्चुनिटी, और स्टॉक्स तो बहुत सारे हैं, हमको एंट्री मिल सकती है। तो मैंने आपको निफ्टी मिड कैप भी बनाया, निफ्टी स्मॉल कैप भी बताया। कंटिन्यू अप ट्रेंड में है स्टॉक्स, कंटिन्यू अप ट्रेंड में है इंडेक्स, एंड सिंस कंटिन्यू अप ट्रेंड में है तो इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं होता कि और अप ट्रेंड में नहीं जा सकता है, लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं होता है कि यहाँ से डाउन ट्रेंड में नहीं आ सकता है। तो बेसिक फैक्टर ये है कि अभी, तो आप बोलेंगे सर ऐसा बोल के तो हमको कंफ्यूज कर रहे हो कि करना क्या है। बहुत सिंपल है, पोजीशंस को लाइट रखो, ज़्यादा बड़ी पोजीशंस मत लो, ज़्यादा लिवरेज लेके पोजीशंस मत लो, और ज़्यादा क्वांटिटी बाय मत करो, कम कम क्वांटिटीज़ में फ़िलहाल ट्रेड करो। अगर कम क्वांटिटीज़ में ट्रेड करोगे, अगेन हमें जब अपॉर्चुनिटी मिलेगी तब अगेन हम लोग उसमें प्रॉफिट्स जो है वो, अभी प्रॉफिट्स थोड़े थोड़े बुक करके अगर आप पहले से एंटर हो तो, और प्रॉफिट्स को बुक करना भी है टाइम बेसिस पे, एंड अकॉर्डिंगली इफ़ यू आर कंफर्टेबल विथ मैनेजिंग योर पोजीशंस, देन धीरे धीरे आप पोजीशंस को बना सकते हो। दिस इज द डिस्कशन अबाउट द इंडेक्स। I hope this much is clear to everyone. You are getting what I am trying to tell you. ठीक है, चलो अभी ये थे हमारे इंडेक्सेस के बारे में, ज़्यादा डिटेल नहीं है, काफ़ी सिंपल पार्ट है इंडेक्स का, तो हमने व्यू ले लिया है। अभी कुछ स्टॉक्स को डिस्कस करते हैं। जितने स्टॉक्स में अभी डिस्कस करूंगा, दिस ऑल स्टॉक्स आपको अपने वॉच लिस्ट में ऐड करके रखना है, और इसको एनालिसिस के बेसिस पे ही लेना है। दिस इज नॉट एनी बाय एंड सेल रिकमेंडेशन, आई एम नॉट सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर। आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर्स को कंसल्ट कर सकते हैं। पूरा का पूरा एजुकेशनल पर्पसेस के लिए है कि कैसे एक स्टॉक को एनालाइज करना पड़ता है, एंड कैसे उसमें आप अपने रिस्क रिवॉर्ड या मैनेजमेंट को मैनेज करके एंट्री बना सकते हैं। चलो अभी मैं आपके साथ कुछ स्टॉक्स को डिस्कस करता हूँ। काफ़ी अच्छे मोमेंटम वाले स्टॉक्स मैंने एनालिसिस के लिए लाए हैं। लेट अस सी द स्टॉक्स नाउ। एक एक स्टॉक्स है, आप अपने पास लिख के रखिए। चार्ट को रीसेट कर दिया, डेली चार्ट के ऊपर हूं। देखो स्टॉक का नाम हैवेल्स इंडिया। इफ यू आर ट्रेडिंग इन एफएनओ फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस, ये स्टॉक एफएनओ में भी है। देखो एक चैनल में चल रहा था, दिस वॉज द रेजिस्टेंस, ये पूरा एक रेजिस्टेंस जोन है इसका। यहां से रेजिस्टेंस ले रहा है, यहां से आता है ऊपर से रेजिस्टेंस ले रहा है, यहां से भी रेजिस्टेंस ले रहा है। अभी एक बार रेजिस्टेंस लिया, सेकेंड बार लिया, थर्ड बार लिया, फोर्थ बार लिया। तो मैंने आपको सिखाया था, जब कभी भी रेजिस्टेंस बार बार होता है तब रेजिस्टेंस वीक होता है, एंड वेन एवर रेजिस्टेंस बिकम्स वीक इट विल गिव अ ब्रेकआउट। इसने ब्रेकआउट भी दिया, और एक बड़ा सा कैंडल, बड़े से कैंडल के साथ हमको ब्रेकआउट दिया है। तो थोड़ा सा इसको अभी जूम करके देखते हैं। देखो सबसे इंपॉर्टेंट आपको क्या देखना है, ब्रेकआउट पे। ब्रेकआउट पे आपको दो चीज़ें देखनी है। कभी कभी आप देखते होंगे कि ब्रेकआउट होता है लेकिन फेल हो जाता है, तो ऐसे नहीं है कि सारे ब्रेकआउट्स फेल होते हैं। कंफर्मेशन के लिए दो चीज़ें हैं। नंबर वन, ब्रेकआउट्स में जो ये वॉल्यूम होता है ना, वॉल्यूम ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। आप देखो यहाँ पे जितने भी वॉल्यूम्स थे काफ़ी कम थे, और यहाँ पे जो वॉल्यूम हुआ है ना, ये वॉल्यूम काफ़ी बड़ा हुआ है, एंड कैंडल भी देखो आप, कैंडल भी काफ़ी बड़ा है। तो इसका मतलब ये है कि हम इसको कल बाय कर सकते हैं। देखो अगर आप इसको बाय करने जाएंगे तो ये कैंडल देखो, अब ये कैंडल मतलब ये रिस्क रिवॉर्ड कोई देखता नहीं है, सीधा जाके बाय कर लेता है और फिर फंसता है। देखो ये कैंडल का साइज अगर आप देखो ना, एक कैंडल का साइज देखो कितना है, 5% का कैंडल है। मतलब आप अगर इसको बाय कर लेते हो तो आपका स्टॉप लॉस क्या होगा, इस कैंडल का लो, मतलब 5% से ज़्यादा का आपका स्टॉप लॉस हो जाएगा। तो इसका मतलब ये होता है कि ये ब्रेकआउट हुआ तो है,
वॉल्यूम के साथ, तो यहाँ से स्टॉक भाग भी जाएगा। भाग जाएगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसका मतलब ये थोड़ी होता है कि एक स्टॉक में एंट्री नहीं मिला तो बाकी स्टॉक में हम एंट्री नहीं कर सकते। वी विल वेट फॉर अ डिप ओवर हियर, लेकिन काफ़ी ज़्यादा मोमेंटम इस स्टॉक में आने की प्रोबेबिलिटी दिख रही है, बिकॉज एक डाउन ट्रेंड में चलने वाला स्टॉक जब अपने ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट देता है तो काफ़ी अच्छा मोमेंटम उस स्टॉक्स में आता है विद गुड वॉल्यूम ऑल्सो। वी आर सेइंग दिस इज द फर्स्ट स्टॉक विच वी कैन ऐड इन अवर वॉच लिस्ट फॉर अपकमिंग वीक। सेकेंड जो स्टॉक है रियलिटी सेक्टर का, ओबेरॉय रियलिटी। ओबेरॉय रियलिटी की अगर बात करें तो देखो ये एक कप एंड हैंडल टाइप का ब्रेकआउट मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था, इफ़ यू रिमेंबर दिस। ये देखो एक कप एंड हैंडल टाइप का ब्रेकआउट है। दिस इज द कप, दिस इज द हैंडल एंड दिस इज द ब्रेकआउट। तो कप एंड हैंडल टाइप का ब्रेकआउट है। तो कप एंड हैंडल का ब्रेकआउट का टारगेट कैसे ढूंढते हैं, बहुत सिंपल है। मैंने आपको सिखाया था इफ़ यू रिमेंबर। यहाँ से लेके यहाँ तक का हम डिस्टेंस गिनेंगे और यही डिस्टेंस को इसके ऊपर जाके ऐड कर देंगे। तो ओबेरॉय रियलिटी अगर और ऊपर जाता है तो टारगेट कहाँ तक आ सकता है उसका? टारगेट उसका आ सकता है 1291 तक का उसका टारगेट बन सकता है ओबेरॉय रियलिटी का। ठीक है, तो दिस इज द गुड स्टॉक विच वी कैन हैव इन अवर एनालिसिस फॉर अपकमिंग वीक। इस पे आप ध्यान रख सकते हो। यहाँ पे एक ब्रेकआउट तो दिया है, अभी ये जो ब्रेकआउट दिया है यहाँ पे एक रीटेस्ट मिलता है तो रीटेस्ट पे बहुत बढ़िया एंट्री होगी। यहाँ पे रीटेस्ट होगा फिर ऊपर जाएगा, तो दिस कैन बी द बेस्ट एंट्री बिकॉज 1152 विल बी द बेस नाउ। जो ये रेजिस्टेंस था अब सपोर्ट का काम कर सकता है। ये हमारा सेकेंड स्टॉक है ओबेरॉय रियलिटी। उसके बाद हमारा जो थर्ड स्टॉक है दैट इज़ लेमन ट्री होटल्स। काफ़ी इंपॉर्टेंट स्टॉक बिकॉज इफ़ यू सी दिस, इसने भी एक अपना रेजिस्टेंस तोड़ दिया। ये इसका एक रेजिस्टेंस था 2022 का 103 के आसपास। 103 का रेजिस्टेंस थोड़ा देखो रिटेस्ट कितना अच्छे से काम करता है। देखो ऊपर गया फिर से मौका दिया, यहाँ पे आता है रिटेस्ट देता है, रिटेस्ट दे के फिर से ऊपर, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस किया फिर से नीचे आया फिर से ऊपर। अभी अगर आपको ये स्टॉक 112 के आसपास अगर मिलता है रिटेस्ट करके ऊपर से ऊपर जाता है तो दैट विल बी द बेस्ट अपॉर्चुनिटी टू एंटर इन दिस। लेकिन टाइम देखे, प्राइस देखे और उसके बेसिस पे एंट्री करें। देखो ये काफ़ी बढ़िया से वॉल्यूम्स यहाँ पे क्रिएट हुए हैं। इसके पहले अगर हम वॉल्यूम देखें तो वॉल्यूम काफ़ी कम थे, लेकिन अभी इसमें लेमन ट्री होटल्स में वॉल्यूम बढ़ रहे हैं बिकॉज अभी वेकेशंस आएंगे तो लोग घूमने जाएंगे तो होटल्स के बिजनेस को प्रॉफिटेबिलिटी जो है इनकी बढ़ सकती है। दैट इज़ द स्टॉक। नेक्स्ट जो स्टॉक है हमारा दैट इज़ ग्रेफाइट इंडस्ट्रीज़। तो ग्रेफाइट इंडस्ट्रीज़ में भी अगर आप देखो तो ये एक इसका रेजिस्टेंस था 2022 का। और अगर ये स्टॉक मैंने क्यों ढूंढा है, बिकॉज आप अगर ये देखो इस स्टॉक में वॉल्यूम जब भी आता है, वॉल्यूम ये देखो ये इधर एक बार वॉल्यूम आया था, यहाँ पे जब एक बार वॉल्यूम आया था उसके बाद ये स्टॉक कितना ऊपर चला गया। सिमिलरली उसके बाद देखो वॉल्यूम्स इस वॉल्यूम बार से कम ही है, आया है लेकिन कम है। फिर इसके बाद ये स्टॉक का वॉल्यूम काफ़ी रिड्यूस हो गया, सेलिंग थोड़ा थोड़ा कम है, वॉल्यूम आ रहा है बीच बीच में बाइंग का। अभी फिर से एक वॉल्यूम आ गया, 15.861 मिलियन का वॉल्यूम इधर आ चुका है ग्रेफाइट में। और अकॉर्डिंगली फिर एक बड़ा सा कैंडल बना है, लेकिन थोड़ा ऊपर से सेलिंग प्रेशर आया होगा और ऊपर से स्टॉक जो है वो नीचे आके बंद हुआ है, 518 पे बंद हुआ है। लेकिन दोनों जगह पे जब बड़े, अभी पहली बार जब बड़ा वॉल्यूम आया था तो स्टॉक ऊपर गया था। सिमिलरली अभी भी आप अगर देखो तो अभी भी बड़ा वॉल्यूम आया है तो अभी भी प्रोबेबिलिटी है कि स्टॉक जो है वो ऊपर जा सकता है। तो दिस इज अवर स्टॉक ग्रेफाइट इंडिया। काफ़ी सारे लाए हैं मैंने, तो वो हम थोड़े डिस्कस करेंगे। ये एक स्टॉक काफ़ी अच्छा लग रहा है मुझे। ये अच्छा इसलिए लग रहा है बिकॉज ये अपना ऑल टाइम हाई का ब्रेकआउट है, ऑल टाइम हाई ब्रेकआउट का स्टॉक है। एंड अगेन दिस इज वन काइंड ऑफ पैटर्न ऑन द डेली चार्ट विच इज कप एंड हैंडल पैटर्न। तो कप एंड हैंडल पैटर्न दिख रहा है, देखो कप हैंडल एंड ब्रेकआउट। जितना इस कप का डिस्टेंस होगा उतना डिस्टेंस निकाल के ऊपर प्लस कर लो, वो आपका टारगेट बन जाएगा। कप एंड हैंडल में अगर रिटेस्ट पे एंट्री मिलता है तो काफ़ी बढ़िया सा एंट्री, 445 के आसपास की प्राइस याद रखना। चेन्नई पेट्रो सीपी करके कंपनी है, कंपनी कुछ काम के नहीं हमारे लिए सिर्फ चार्ट्स काम के हैं। एंड अकॉर्डिंगली ये भी एक स्टॉक काफ़ी अच्छा खासा मोमेंटम इस स्टॉक्स में आने की प्रोबेबिलिटी है। यहाँ पे अगर आप देखो तो ओवरऑल जो कैंडल है वो काफ़ी बड़ा सा कैंडल है एंड वॉल्यूम भी काफ़ी बढ़िया है। ऐसा नहीं कि वॉल्यूम कम है और कैंडल बड़ा है। तो यूजुअली ऐसे स्टॉक्स में एंटर करेंगे तो प्रोबेबिलिटी फंसने की ज़्यादा होती है।
इसको अगर हम थोड़ा मंथली चार्ट पे जाए, ये मैंने ढूंढा था ऑल टाइम हाई ब्रेकआउट। देखो ऑल टाइम हाई ब्रेकआउट वाला स्टॉक है ये। अगर आप ध्यान से देखो, इसका ऑल टाइम हाई था 2007 का, और मैंने सिखाया था आपको लॉन्गर द टाइम फ्रेम हायर द एक्यूरेसी। जितना आपका ज़्यादा टाइम रहेगा, ज़्यादा टाइम के बाद वो अगर ब्रेकआउट देता है तो काफ़ी अच्छा रैली हमको देखने मिल सकता है। मंथली ब्रेकआउट दिख रहा है, ऑल टाइम हाई ब्रेकआउट दिख रहा है, और अगर ये 445 के आसपास रीटेस्ट में मिला तो ऐसी एंट्रीज को बिल्कुल भी मत छोड़ना। काफ़ी अच्छा खासा डिसेंट रिटर्न दे सकता है। 2007-8 का ब्रेकआउट मतलब 10-12 साल का ब्रेकआउट हो गया। अगर 10-15 साल का ब्रेकआउट होता है तो काफ़ी अच्छा रैली हमको इस स्टॉक में देखने मिल सकता है। तो ये भी अपने वॉच लिस्ट में ऐड करके रख सकते हैं आप, चेन्नई पेट्रो वाला। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट जो स्टॉक है, थोड़ा जल्दी जल्दी जाएंगे, अभी तक काफ़ी सारे स्टॉक्स डिस्कस करने। ISGC हेवी इंजीनियरिंग लिमिटेड। सी द कैंडल, इतने बढ़िया कैंडल बन रहे हैं वॉल्यूम के साथ। देखो वॉल्यूम भी देखो आप, 1.04 मिलियन का वॉल्यूम आया। इसके पहले कभी वॉल्यूम था ही नहीं। ये वॉल्यूम बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई बड़े प्लेयर्स आएंगे तभी ऐसे बड़े बड़े वॉल्यूम बनेंगे, वरना नहीं बनेंगे। पूरा डाउन ट्रेंड में है, डाउन ट्रेंड में बनने के बाद सीधा ब्रेकआउट। सो दिस इज ऑल्सो द स्टॉक। ISGEC हेवी इंजीनियरिंग वाला स्टॉक है। नेक्स्ट वाले स्टॉक में जाते हैं, IRCTC। बहुत लोग फंसे इसमें। IRCTC का स्टॉक एक टाइम ऐसे था, कोविड के बाद 5000 तक गया। 5000 पे जाने के बाद फिर उसको स्प्लिट हो गया वो स्टॉक, और स्प्लिट होने के बाद फिर वो मतलब डाउन ट्रेंड में ही चला गया। अब ये स्टॉक में मेरे को, ये स्टॉक मैंने क्यों लाया है आपके साथ, देखो ये ध्यान से देखो अभी स्टॉक को। दिस इज द ट्रेंड लाइन विच आई हैव ड्रॉन ओवर हियर, और ये ट्रेंड लाइन का इसने यहाँ पे ब्रेकआउट दिया था, ब्रेकआउट दिया, रीटेस्ट किया एंड अगेन ब्रेकआउट। और दूसरी एक चीज़ देखो, यहाँ पे एक वॉल्यूम आया था, उसके बाद वॉल्यूम काफ़ी कम है, थोड़ा वॉल्यूम यहाँ पे आया है, लेकिन अभी जो वॉल्यूम आया है 13.572 मिलियन का वॉल्यूम आया है इस कैंडल पे। ऊपर गया था, लेकिन ये जो इसका जोन है ना, ये 740 का जो जोन है, ये देखो ये 740 का जो जोन है, दिस इज द रेजिस्टेंस। लास्ट टाइम भी यही से गिरा था, इसलिए देखो 1 टाइम रेजिस्टेंस, 2nd टाइम रेजिस्टेंस, 3rd टाइम रेजिस्टेंस, नाउ 4th टाइम रेजिस्टेंस। अभी ऐसा अगर 4th टाइम रेजिस्टेंस इसने लिया है 740 के आसपास, तो 740 का जो रेजिस्टेंस है वो वीक हो गया है। इसका मतलब क्या होता है कि जब अगर ये रेजिस्टेंस वीक हो गया है, तो जब ये अभी ब्रेकआउट देगा 740 को, फिर तो फिर मतलब रुकेगा नहीं, ऐसा हो जाएगा। फिर ऑल टाइम हाई भी हमको आने वाले टाइम में IRCTC में देखने मिल सकता है। तो दैट इज द स्टॉक ऑफ IRCTC। आई होप यू आर गेटिंग, जस्ट एक बार पूछ लेता हूँ आपको, समझ में आ रहा है सबको? Yes, कैन sir. एनीवन रिप्लाई? चलो, थैंक यू वेरी मच। अगेन चार्ट्स पे चलते हैं। IRCTC हमने डिस्कस किया। नेक्स्ट स्टॉक है एशियन पेंट्स। देखो एशियन पेंट्स में मैंने एशियन पेंट्स क्यों लाया है, एशियन पेंट्स मैंने इसलिए लाया है बिकॉज ये जो स्टॉक है अपने मूविंग एवरेजेस के आसपास है। एंड इफ यू सी दिस, यहां से ऊपर गया, यहां से नीचे आया, यहां से ऊपर गया, ये एक मूविंग एवरेज के आसपास है। दोनों मूविंग एवरेजेस साथ में आ गए हैं, 9 EMA एंड 20 EMA दोनों साथ में है। तो यहाँ से एक प्रोबेबिलिटी है कि ऊपर जाने की। लेकिन एशियन पेंट्स का जो स्टॉक है, मैंने लास्ट टाइम भी आपको बताया था जब हमने एनालिसिस सीखा था, दिस टाइप ऑफ स्टॉक्स आर प्योरली डिपेंडेंट ऑन क्रूड ऑयल। तो क्रूड ऑयल, जो भी एशियन पेंट्स को बाय सेल करना चाहता है, उसको क्रूड ऑयल को भी ट्रैक करना पड़ेगा। बिकॉज अगर आप क्रूड ऑयल को ट्रैक करते होंगे तो ही आप एशियन पेंट्स के मूवमेंट्स को ट्रैक कर पाएंगे। जैसे कि जो भी कंपनीज का इम्पैक्ट सीधा क्रूड ऑयल के साथ है, जैसे कि एशियन पेंट्स है, पिडीलाइट है, तो क्रूड ऑयल अगर ऊपर जाता है तो ये फिर स्टॉक्स नीचे आते हैं। क्रूड ऑयल अगर नीचे जाता है तो ये स्टॉक्स ऊपर जाते हैं, मतलब इन्वर्स रिलेशनशिप्स है इनमें। तो वो भी थोड़ा सा ध्यान रखें। तो ये एशियन पेंट्स में भी अभी मोमेंटम आ सकता है,
बिकॉज काफ़ी ज़्यादा साइडवेज था, कंसोलिडेट कर रहा था. इधर से मूवमेंट आएगा ऊपर का या इधर से मूवमेंट आएगा नीचे का. जो लोग ऑप्शंस वगैरह फ्यूचर्स में ट्रेड करते हैं वो लोग नीचे के ट्रेंड में भी ट्रेड कर सकते हैं, और जो लोग इक्विटी ट्रेड करते हैं वो लोग ऊपर के इसमें ही ट्रेड कर सकते हैं. एक जस्ट 1 सेकेंड, स्क्रीन शेयर फिर से करता हूँ. गया. अच्छा, सो एशियन पेंट्स के बाद हमारा जो नेक्स्ट स्टॉक है दैट इज भेल. मैंने 100 रुपीज पे दिया था. सो वी हैव टेकन दिस ऑन 100. मैंने भेल, जब मैंने एनालिसिस दिया था तब मैंने आपको दिखाया भी था कि 100 रुपीज इज द प्राइस. एंड इफ यू सी दिस इज द ओवरऑल ट्रेंड ऑफ द भेल. ये एक ब्रेकआउट था 91, फिर 108 पे रिटेस्ट किया, फिर ऊपर गया, एंड अगेन काफ़ी ज़्यादा मोमेंटम है इसमें अभी फ़िलहाल भी है. अगर ये लेवल को याद रखें, एक रेजिस्टेंस था इसका 143, तो 143 एक रेजिस्टेंस था, लेकिन फिर से ऊपर चला गया है. एंड इफ़ यू सी द वॉल्यूम्स, वी आर सीइंग गुड वॉल्यूम्स इन दिस स्टॉक. सारे के सारे पब्लिक सेक्टर के जो भी स्टॉक्स है, रेलवेज के जो स्टॉक्स है, IRFC, फिर वो इरकॉन इंटरनेशनल, ऐसे बहुत सारे हैं रेलवेज के स्टॉक्स. काफी ज्यादा मोमेंटम. शिप बिल्डिंग वाला सेक्टर भी काफी विस्मा बाहेर निघाती माझगाव कपडे डॉक घ्या ते नको करत बसू. मी सांगते 2 मिनिटात कसं कंजे साफ करायचे ते. आधी बाहेर निघा. Yes, someone was on unmute. Okay. So this is the stock of भेल. वॉल्यूम काफ़ी अच्छा है और काफ़ी बढ़िया रैली दिया है भेल ने भी. एंड अकॉर्डिंगली विल बी मूविंग विद द नेक्स्ट स्टॉक. अभी देखते हैं नेक्स्ट स्टॉक कौन सा है. L&T इन्फोटेक, L&T फाइनेंस. L&T फाइनेंस की अगर बात करें तो वी कैन सी दिस अप ट्रेंड. यहाँ से अप ट्रेंड आने के चांसेस है, और ये एक डाउन ट्रेंड वाला जो था ट्रेंड लाइन, उसका ब्रेकआउट देके रिटेस्ट करके ऊपर है. थोड़ा सा एक कैंडल जो है अभी सेलिंग प्रेशर क्रिएट हुआ था, लेकिन वॉल्यूम आना चाहिए. तो ये स्टॉक को भी अपने वॉच लिस्ट के ऊपर ऐड करके रखे. दैट इज L&T फाइनेंस होल्डिंग. नेक्स्ट इज महिंद्रा एंड महिंद्रा. तो अगर हम महिंद्रा एंड महिंद्रा की बात करें तो दिस इज नाउ इन द कंसोलिडेशन एरिया. ये इसलिए बता रहा हूँ अभी ये स्टॉक के लिए, ये जो इसका रेंज बना है ये एक रेजिस्टेंस है इसका 1600 रुपया. 1600 इज रेजिस्टेंस, एंड 1600 के ऊपर जब तक नहीं जाएगा तब तक ये स्टॉक जो है वो साइडवेज होगा. बिकॉज ये स्टॉक का एक खासियत क्या है, ये साइडवेज जाता है, कंसोलिडेट करता है, फिर ब्रेकआउट देता है. तो महिंद्रा एंड महिंद्रा को ध्यान रखें 1600 के ऊपर, उसके नीचे साइडवेज. कितना टाइम साइडवेज रहेगा कोई नहीं बता सकता, इसलिए जो भी स्टॉक साइडवेज में है वैसे स्टॉक्स में एंट्री ना करें. बिकॉज आप अगर एंट्री करेंगे तो आप इसमें फंस जाएंगे और स्टॉक साइडवेज बहुत टाइम तक ले सकता है, और साइडवेज रहेगा तो फिर हमारा पैसा भी उसमें ब्लॉक हो जाएगा. तो अकॉर्डिंगली महिंद्रा एंड महिंद्रा 1600 के ऊपर. चलो नेक्स्ट स्टॉक पे जाते हैं. नेक्स्ट इज अगेन महिंद्रा एंड महिंद्रा, लेकिन दिस इज महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंस. तो महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंस की अगर बात करें तो वी हैव यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन है. ये ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट दिया है, लेकिन ये ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट करके जो कैंडल बना है, दिस कैंडल इज नॉट गुड. दिस इज अ सेलिंग प्रेशर कैंडल, जिसको हम इन्वर्टेड हैमर कह सकते हैं. तो
काफ़ी ज़्यादा सेलिंग प्रेशर आया है ऊपर से, तो आने वाले वीक में हमको ध्यान रखना है इस स्टॉक पे। अगर यहाँ से ऐसा भी हो सकता है कि इधर रीटेस्ट लेके ऊपर की जर्नी तय करे, तो अगर रीटेस्ट करता है, ऊपर की जर्नी तय करता है, तो ओवरऑल हमको ये एक टारगेट के लिए 326 तक का स्मॉल टारगेट हमको मिल सकता है आने वाले टाइम में इन महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंस। नेक्स्ट जो स्टॉक है दैट इज लुपिन। फार्मा सेक्टर काफ़ी अच्छा चल रहा था, फिलहाल थोड़ा सा इसमें सेलिंग प्रेशर आया है, लेकिन लुपिन की अगर बात करें तो लुपिन ने काफ़ी अच्छा खासा रैली दिया था इतने टाइम के बेसिस पे। अभी थोड़ा सा सेलिंग प्रेशर था, लास्ट वीक की अगर बात करें तो थोड़ा सेलिंग प्रेशर है। दिस इज़ द रेंज विच यू कैन रिमेंबर 1151। तो 1151 के ऊपर ही बाइंग के बारे में सोचेंगे। एंड ये स्टॉक वीक हो जाएगा अगर 1109 या 1116, ये जो रेंज है इसका 1128 मतलब 1120 के नीचे ये वीक हो सकता है, बिकॉज दिस इज द बेस नाउ। तो ये रेंज है, इसके ऊपर जाएगा तो फिर हमको आने वाले टाइम में 1245 का टारगेट भी लुपिन में देखने मिल सकता है, इफ इट इज गिविंग अ ब्रेकआउट फ्रॉम 1151, अदरवाइज नहीं मिलेगा। ठीक है, तो ध्यान रखें, मैं कुछ ऐसे स्टॉक्स भी लाया हूँ जिसका ब्रेकआउट होने की प्रोबेबिलिटी है, एंड ऐसे स्टॉक्स भी है जिसका ब्रेकआउट ऑलरेडी हो चुका है। नेक्स्ट सबका फेवरेट टाटा मोटर्स, बिकॉज बहुत सारे लोगों ने एंट्री लिया था टाटा मोटर्स में, इंक्लूडिंग मी। लेकिन आप अगर देखो टाटा मोटर्स में बहुत टाइम तक, पहले मैं मंथली चार्ट पे जाता हूँ, मैंने ये देखो, मैंने जब एनालिसिस दिया था तब हमने डिस्कस किया था एंट्री 634, SL 597, टारगेट 1, टारगेट 2, टारगेट 3, ये मेरे पास अभी भी लिखा हुआ है। ये अगर आप देखो, ये देखो, दिस वॉज द एरिया टाटा मोटर्स का जो एक ऑल टाइम हाई था, एंड ऑल टाइम हाई को ब्रेकआउट किया। ब्रेकआउट करने के बाद अभी ऑल टाइम हाई को सस्टेन कर रहा है, ऑल टाइम हाई के ऊपर ही है, अभी ऑल टाइम हाई के ऊपर है। इसका मतलब ये रिटेस्ट लिया इसने ऑल टाइम हाई पे एक महीना, अभी यहाँ से ऊपर की जर्नी हमको देखने टाटा मोटर्स में मिल सकती है। 699 to 700 का पहला टारगेट, देखो कैसे इतना कॉन्फिडेंटली कह सक रहा हूँ। देखो डेली चार्ट पे देखो, आप डेली चार्ट पे अगर हम देखें तो दिस वाज द डाउन ट्रेंड स्टार्टेड इन टाटा मोटर्स। यहाँ पे एक बेस क्रिएट हुआ, ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट, तो ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट हमको टाटा मोटर्स में मिल चुका है। एंड 630 यहाँ पे कैंडल जो बनी है लास्ट वीक में 627 के आसपास क्लोजिंग दिया था। यहाँ पे एक सेलिंग प्रेशर है इसका, ये जो एरिया है ना, ये 640 का सेलिंग प्रेशर है। 640 के ऊपर अगर सस्टेन करने लग गया, आने वाले टाइम में ऑल टाइम हाई देखने मिलेगा 699 to 700। तो अगर आपके पास पहले से है तो होल्ड करके रख सकते हैं और स्टॉप लॉस फॉलो करें। होल्ड करना इसका मतलब ये नहीं होता है कि स्टॉप लॉस भी कट गया तभी भी होल्ड करके रख दिया, बट स्टॉप लॉस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये जो इसका एक बेस है, अभी 600 के नीचे का एक बेस बना लिया इसने, थोड़ा नीचे आके सबको फंसाया भी था लेकिन क्लोजिंग ऊपर देता था, एंड अकॉर्डिंगली अभी इसने ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट दे दिया है। तो वी विल वेट फॉर दिस नाउ, एंड अकॉर्डिंगली वी विल गेट अ टारगेट ऑफ 669 to 700 तक का भी टारगेट इसमें आने की प्रोबेबिलिटी है, लेकिन थोड़ा टाइम लगेगा बिकॉज ये हैवी वेट स्टॉक्स है, ये इंडेक्स मूविंग वाले स्टॉक्स है। अगर टाटा मोटर में बड़ी मूवमेंट आ जाएगी तो ऑटो सेक्टर काफ़ी बड़ा सा मूवमेंटम दे देगा, बिकॉज मेजर इंडेक्सेस के जो स्टॉक्स होते हैं, जो इंडेक्स को ही मूव करते हैं, उसमें जल्दी जल्दी मूवमेंट नहीं आती है। और जो भी स्टॉक्स इंडेक्स को ज़्यादा मूव नहीं करते लेकिन वो एक इंडेक्स का पार्ट होते हैं, उसमें फास्ट मोमेंटम आता है। जैसे HDFC बैंक देखो, रिलायंस देखो, उसमें मोमेंटम थोड़े स्लो आते हैं। ठीक है, तो दिस इज़ द टाटा मोटर्स। उसके बाद जो हमारा लास्ट स्टॉक है आज का, दैट इज EMMBI इंडस्ट्रीज। वाई आई हैव ब्रॉट दिस काइंड ऑफ स्टॉक्स, ऐसे कुछ नाम है जो नाम मुझे खुद को पता नहीं है, कौन सी कंपनी है क्या है मुझे नहीं पता, लेकिन जो मैंने स्कैनर बनाए थे वो स्कैनर में ये स्टॉक्स आते हैं, और स्कैनर में अगर स्टॉक्स आते हैं जो मैंने आपके साथ शेयर भी किए थे, तो जो लोगों ने मेरे पास पढ़ा हुआ है, जो मैंने जिनको कोर्स पढ़ाया था, उनके बेसिस पे आपको स्कैनर प्रोवाइड कर दिए थे मैंने। तो आप इसको देखो, EMMBI इंडस्ट्रीज़ में यू कैन सी दिस, कितने दिन से इसमें वॉल्यूम ही नहीं है। वॉल्यूम नहीं है मतलब बड़े प्लेयर्स नहीं है,
ठीक है। वॉल्यूम एक ऐसी चीज़ है जो आपको कोई भी मतलब फंसा नहीं सकता है वॉल्यूम में। कैंडल में भले फंसा सकता है, ब्रेकआउट में भले फंसा सकता है, डिलीवरी में जो भी क्वांटिटी बाय होती है आज बाय करके कल सेल कर सकते हैं, लेकिन वॉल्यूम देखो, आप वॉल्यूम देखो, ये वॉल्यूम बढ़ते गया बढ़ते गया बढ़ते गया, एकदम से बढ़ गया, 1.61 मिलियन का वॉल्यूम आया, और कैंडल देखो 112 के ऊपर प्राइस चल रहा है। नॉर्मल लोग भी इसको परचेस कर सकते हैं, लेकिन तुरंत जाके बाय नहीं करना है, एनालिसिस प्रॉपर करके वॉच लिस्ट में ऐड करना है, सही एंट्री देखनी है, देन ओनली यू कैन एंटर सच काइंड ऑफ स्टॉक्स विद प्रॉपर स्टॉप लॉस, विद योर रिस्क मैनेजमेंट। ऐसा नहीं कि किसी ने कहा, मुझसे सुना, किसी और से सुना, टेलीग्राम पे सुना, कोई XYZ पर्सन ने कहा, यूट्यूब पे बोला ये स्टॉक अगले बार 2 गुना होगा, किसी का सुन के कभी भी बाय मत करो। बिकॉज जब कोई भी पर्सन खुद एनालिसिस शेयर करता है तब उसको उसका स्टॉप लॉस पता होता है। और मैंने आपको हमेशा कहा है, एवरीवन विल टेल यू टू बाय अ स्टॉक बट नोबडी विल टेल यू व्हेन टू एग्जिट दैट स्टॉक, एंड यू हैव टू लर्न दैट। आपको ये पढ़ना है कि कब कोई किसी स्टॉक्स में से हमको एग्जिट करना है। बाय तो करने सब भी बोलेंगे, ये बाय कर ले, वो बाय कर ले, 1 साल के बाद 2 गुना होगा, लेकिन वो जब नीचे जाएगा तब एग्जिट कब करना है, दैट ऑल्सो वी शुड नो। तो दीज आर द स्टॉक्स। काफ़ी अच्छा मोमेंटम है। पोजीशंस को वीक रखे, छोटा कम रखे, पोजीशंस थोड़े कम रखेंगे आप तो आने वाले टाइम में बेटर आपके लिए हो सकता है। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन एंड आई होप यू लाइक टुडेज एनालिसिस। हमने वीकेंड के बेसिस पे एक लाइव सेशन ही ले लिया सो दैट आप सभी को पता चले एग्जैक्टली कि क्या है, कैसे हमको आने वाले टाइम में काम करना है। ज़्यादा एंट्री, एग्रेसिव एंट्रीज मत रखे, बिकॉज काफ़ी ज़्यादा इंडेक्स बढ़ चुका है, और ऐसा नहीं कि और नहीं बढ़ सकता है, बढ़ सकता है, लेकिन पोजीशंस को थोड़ा कम रखे, थोड़े डिप का इंतज़ार करें। इस महीने में वोलेटिलिटी ज़्यादा होती है यूजुअली सितंबर में। 21 सितंबर ध्यान रखें, 21 सितंबर या 22 आगे पीछे 1-2 दिन वोलेटिलिटी ज़्यादा हो सकती है। जिस साइड मार्केट जा सकता है उस साइड फिर हम एंट्री लेने के बारे में सोचेंगे। टेलीग्राम पे अपडेट करूंगा। और सितंबर यूजुअली जो मंथ होता है वो वोलेटिलिटी का ज़्यादा होता है। विक्स जो है, इंडिया विक्स जो लोग ऑप्शन ट्रेड करते हैं, इंडिया विक्स 10-11 के रेंज में है। ऑप्शन सेलर काफ़ी फ्रस्ट्रेटेड हो चुका है बिकॉज प्रीमियम ही अवेलेबल नहीं है। अगर विक्स शूट करता है, 15 से ऊपर जाता है, 20 के ऊपर जाता है, तो काफ़ी अच्छा ऑप्शन सेलर को फ़ायदा होगा। अभी फ़िलहाल जो टाइम है दैट इज़ ऑफ मोमेंटम। स्विंग ट्रेडिंग करे, पोजिशनल ट्रेडिंग करे, इंट्राडे थोड़ा कम रखे। इंट्राडे जितना ज़्यादा करोगे उतना लॉस करेंगे, बिकॉज इंट्राडे में 100 में से सिर्फ 1% 2% लोग पैसा कमाते, बाकी सब लॉस ही करते हैं। और जितने भी लाइव सेशन चलते हैं यूट्यूब पे, वो सिर्फ और सिर्फ पैसा कमाने का जरिया है, बाकी कुछ नहीं है। यूट्यूब पे जो लाइव सेशन देखते हैं, वो जो लाइव सेशन लेने वाला है उसको पैसे आते रहते हैं, वो खुद ट्रेड करते हैं नहीं, सबको बोलते हैं ये बाय करो, वो सेल करो, इधर से करो, उधर से करो, और उनको सिर्फ पैसे आते हैं। तो किसी से ज़्यादा टच में ना रहे, किसी पे ज़्यादा बिलीव ना करे, मेरे पे भी बिलीव ना करे। जो मैं आपको स्टॉक्स बताता हूँ वो आप वॉच लिस्ट में ऐड करें, एनालिसिस करें खुद का, एंड देन अपने बेसिस पे एंट्रीज को फाइंड करें। ठीक है, दैट्स इट फ्रॉम माई साइड। थैंक यू वेरी मच, होप यू लाइक टूडेज सेशन एंड होप यू एन्जॉयड टूडेज सेशन। नेक्स्ट वीकेंड में भी ट्राई करता हूँ ऐसा अगर कुछ करना, मतलब लगा मुझे मार्केट से रिलेटेड, बिकॉज अभी काफ़ी ज़्यादा मार्केट ऊपर गया है, तो मुझे लगा एक सेशन लेना चाहिए और अकॉर्डिंगली किस तरीके से हमारी एक ओवरऑल एक्शन प्लान होना चाहिए आने वाले टाइम में, इसके लिए सेशन लिया है। ठीक है, रिकॉर्डिंग अवेलेबल हो जाएगा यूट्यूब पे, जिन लोगों ने अटेंड नहीं किया उनको मिल जाएगा। ठीक है, चलो, थैंक यू वेरी मच ऑल ऑफ यू, बाय बाय एंड टेक केयर।